हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जुड़ गई हैं। स्मृति जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। बहुत सारी शुभकामनाएं। 4-1 से भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में सरकार बना रही है। एक राज्य अगर पंजाब की बात हम छोड़ दें तो आप इसके पीछे, भारतीय जनता पार्टी के इस शानदार प्रदर्शन के पीछे वजह क्या देख रही हैं? नरेंद्र मोदी और उनकी पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास की राजनीति को छोड़ और कोई वजह नहीं है मीनाक्षी जी। आज मैं उत्साहित हूँ, आनंदित हूँ, क्योंकि विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में हम एक प्रशासनिक राजनीतिक इतिहास बनाने वाले हैं। विशेष रूप से जो महिलाएं बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आईं, जिन्होंने अपराध और अपराधियों के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया, वो अभिनंदन की मुझे लगता है हकदार हैं। हमारे लिए विशेष एक और जो मुझे राजनीतिक दृष्टि से लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने बार बार आह्वान किया कि वोट बैंक की राजनीति से उभरकर राष्ट्रवाद के संकल्प के साथ कि किसी भी समाज, किसी भी समुदाय के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो, विकास की राजनीति के आधार पर जनता अपना वोट दे। जनता ने उनके आह्वान को स्वीकारा और विकास के मुद्दों पर अपना वोट दिया। उसके लिए जनता के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी। स्मृति जी, भाषा की मर्यादाएं कई बार टूटी, हमने सुना। अगर प्रवक्ताओं की ही, समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की ही बात कर लें, डायरेक्ट अटैक योगी आदित्यनाथ जी पर किया गया। कभी उन्हें बुलडोजर बाबा की संज्ञा दी गई, कभी चिलमजीवी जैसे ऐसे ओछे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। आपको क्या लगता है, इस तरीके की भाषा खुद समाजवादी पार्टी और उनके आला नेताओं को ही महंगी पड़ गई? आप मात्र उनके वक्तव्य तक अपने आप को सीमित क्यों रखती हैं? उनके कर्मों को देखिए। विशेष रूप से घेराबंदी करना, प्रशासन की, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गुंडागर्दी करना, पुलिस को धमकाना और आपराधिक तत्वों को शय देना, ये सब जनता तो देख ही रही थी। मुझे याद है पहले राउंड में जब मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में गई, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तो डंके की चोट पर जनता को धमका रहे थे कि देखो चुनाव बाद तुम्हें घर से निकलने नहीं देंगे। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के अपने कृत्य ने जनता को याद दिलाया कि वो किस प्रकार से अपराधीकरण करते हैं राजनीति की और कैसे आपराधिक तत्वों को शय देते हैं। तो क्यों कोई भी सभ्य समाज ऐसे राजनीतिक दल को समर्थन देगा? बड़े बड़े नेता जो चुनावों से ऐन पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, फिर चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे वो दारा सिंह चौहान हों, आज सभी अपनी अपनी सीटों से पीछे चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, इसके पीछे वजह क्या रही? मुझे लगता है इस पूरे चुनाव में मीनाक्षी जी विशेष विकास ही मुद्दा रहा और समाजवादी पार्टी के आपराधिक तत्वों का तिरस्कार भी एक प्रमुख मुद्दा रहा। तो जिन जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा, उन लोगों को मुँह की खानी पड़ी, ये तो स्पष्ट जनता ने स्वयं कर दिया है। हमारी सहयोगी रुचि भी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। रुचि जी। स्मृति ईरानी जी, आपने अमेठी में राहुल गांधी को हराया और अब हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी खासतौर से जुलाई से उत्तर प्रदेश में बनी हुई हैं, लखनऊ में वो रहती हैं, जगह जगह उनके रोड शोज हो रहे हैं, लेकिन रायबरेली और अमेठी की बहुत सारी सीट पे कांग्रेस चौथे नंबर पे आ रही है। तो इसके पीछे क्या वजह आप मान रही हैं कि एकदम से यूपी में अब कांग्रेस का कुछ नहीं बचा है, कोई भविष्य नहीं है और प्रियंका गांधी की सारी मेहनत बेकार चली गई? देखिए रुचि जी, वो स्वयं इस चुनाव में अमेठी पधारी थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने, और उनका स्वयं वहाँ पर उपस्थित होना और फिर हारना अपने आप में उस परिवार और उस पार्टी के लिए एक संकेत है। मैंने तो अभी अभी एक पत्रकार से कहा कि लोगों ने ये कहा था कि वो प्राण फूंकने आई हैं लेकिन पार्टी फूंक कर चली गई हैं। लेकिन ये चिंता कांग्रेस पार्टी की है, मेरी नहीं, कि क्यों आज उनके पास एक सक्षम नेतृत्व नहीं है। अच्छा, लेकिन हम केवल उत्तर प्रदेश के ही नहीं स्मृति जी, हम कांग्रेस की ओवरऑल भी अगर थोड़ी देखें तस्वीर, कुछ उम्मीदें उनकी पंजाब से थी, तो पंजाब में भी ज़बरदस्त आम आदमी पार्टी की जीत। उत्तराखंड में ये परिपाटी रही है, हर 5 साल में जनता सरकार बदल देती है, लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और कांग्रेस कई ज़्यादा पीछे रह गई। गोवा और मणिपुर का भी अगर हम जिक्र कर लें तो ये ओवरऑल कांग्रेस का डाउनफॉल क्या कहता है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं परिवार अपने आप में उस पार्टी के लिए बोझ बन चुका है। इसको कांग्रेस के स्वयं नेताओं ने न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि घोषित भी किया। आज एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का इस तरह से पस्त हो जाना, वो उस दल के लिए विशेष चिंता का विषय होना चाहिए। मेरा ये संकल्प है एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते कि हम अपने संगठन में
इस प्रकार की भावना कभी ना रखें कि एक परिवार विशेष पर हमारा संगठन आज तक कभी इर्द गिर्द नहीं घूमा है। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों प्रधानमंत्री के रूप में, चाहे वो जेपी नड्डा जी हों राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, चाहे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान गृह मंत्री अमित भाई हों, आज हमारे पूरी संगठन में जो भी टैलेंट है वो किसी पार्टी अथवा किसी पार्टी का सेगमेंट अथवा किसी परिवार विशेष इस प्रकार की भावनाओं को उत्पन्न नहीं करता। देश समाज इस बात को स्वीकार कर चुका है कि भारतीय जनता पार्टी में पॉलिटिक्स ऑफ मेरिट, पॉलिटिक्स ऑफ एक्सीलेंस और पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट होती है। तो क्यों गांधी परिवार बोझ बन चुका है और कांग्रेस अपने आप को इस बोझ से मुक्त नहीं करता, ये चिंतन तो कांग्रेस तक सीमित हो तो बेहतर है। इस पर मेरी टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ठीक है स्मृति जी, हम एक और उत्तर प्रदेश के समीकरण की बात कर लें जो बहुत चर्चा के केंद्र में रहा कि उत्तर प्रदेश में MY समीकरण यानी मुस्लिम और यादव समीकरण बहुत तेजी से काम करता है, लेकिन इस मिथक को भी इस चुनाव के नतीजों ने तोड़ा है। एक और MY समीकरण ने वहां पर काम किया है, वो मोदी और योगी का समीकरण है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? विशेष रूप से कृतज्ञता का भाव अर्पित करती हूँ जनता के चरणों में, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के उस निवेदन को स्वीकारा कि वोट बैंक पॉलिटिक्स करके आज तक जनता का कभी कल्याण नहीं हुआ, और अखिलेश जी इस खुशफहमी में रहे कि एक वर्ग विशेष, एक समुदाय विशेष की वो राजनीति करेंगे। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए नहीं, देश की राजनीति के लिए एक स्वस्थ संकेत है कि जनता जनार्दन विकास के मुद्दों पर वोट देती है, जनता जनार्दन प्रामाणिकता से समर्थन करती है एक ऐसे प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे का जो कोविड जैसे विषम परिस्थिति में भी, जहां पर अपने अपनों का त्याग कर रहे थे, वहां पर सरकार गरीब के साथ विशेष खड़ी रही, अनाज का संचार हुआ, कोविड वैक्सीन की व्यवस्था हर गांव, हर समुदाय, हर व्यक्ति की तक पहुंचाई गई, और साथ ही अपराधियों पर जो नकेल कसी वो उसका परिणाम आज आप जीत के स्वरूप में देख रहे हैं। लेकिन स्मृति जी, आखिर वक्त तक अखिलेश यादव जी ये कहते रहे कि ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, अगर ये चुनाव नहीं रहा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। चुनाव अखिलेश यादव को बचाने वाला चुनाव था। वो अपने लिए लड़ रहे थे, मोदी देश के लिए लड़ रहे थे। स्मृति जी, एक सवाल आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि जो जाति है वो सब उत्तर प्रदेश में जाति बहुत मायने रखती है। पिछले बहुत सारे चुनाव में हमने देखा कि जातीय समीकरण जिसने साथ लिया उसकी जीत हो गई, लेकिन इस बार जिस तरह के नतीजे की उम्मीद की जा रही है, बीजेपी जितनी भारी सीट्स यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है, आपको क्या लगता है कि जो लाभार्थी आपने बनाए एक अलग वो वोट बैंक बन गया और उसने बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दिलाई? देखिए, आज तक हमारे नेतृत्व ने, विशेषतः आप नरेंद्र भाई की अगर बात करें, उन्होंने कभी भी अपनी जाति को ढाल बनाकर जनता के सम्मुख अपनी राजनीति नहीं की। मुझसे आप बात कर रही थी अमेठी की, मेरी जाति ना कोई विषय था, ना कोई चिंता का सबब बना, ना कोई चुनावी फैक्टर था। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आज सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि देश की राजनीति के लिए एक सुखद संकेत है कि अब वोट बैंक पॉलिटिक्स, जाति की पॉलिटिक्स की जो जितनी भी बेड़ियां उसको तोड़कर जनता ने प्योरली विकास के मुद्दों पर अपना वोट दिया है। ये आज के चुनाव के परिणाम की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और इस उपलब्धि के लिए आपके माध्यम से मैं संगठन को, सरकार को और नरेंद्र भाई को विशेष अभिनंदन देती हूँ। लेकिन आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी उत्तर प्रदेश में, दोबारा जिस तरह से सरकार आ रही है बीजेपी की, इतनी ज़्यादा सीट जीत जाएगी यूपी में? बिल्कुल, आपने सुना था मेरे नेतृत्व को पूरे कैंपेन के दौरान कि एक ऐतिहासिक जीत हम लोग सुनिश्चित करने वाले हैं, और वो कथन झूठा नहीं पड़ा। चलिए हम थोड़ी सी पंजाब की भी बात कर लेते हैं स्मृति जी, क्योंकि आप इस चुनावी दौरे के दौरान हर स्टेट में गई हैं और आप कितनी भाषाओं पर अपनी पकड़ रखती हैं, ये हम लगातार अलग अलग मंचों से आपको सुनते आ रहे हैं। स्मृति जी, अगर हम बात करें पंजाब की, पंजाब में आम आदमी पार्टी का ऐसी जीत हासिल करना दिल्ली के बाद ये पंजाब में करिश्मे के तौर पर देखा जा रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि पंजाब में हम लोग गठबंधन में वर्षों वर्ष रहे, इसलिए एक सीमित दायरे में अपने संगठन का काम कर पा रहे थे, एक सीमित दायरे में हम चुनाव लड़ रहे थे। इस चुनाव में पहली बार उस सीमा, उस बंधन से आगे बढ़ने का मेरे संगठन ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया। जहाँ तक आम आदमी पार्टी और उसके विकास की बात है, तो मैं इतना ही कहूँगी कि चुनावी परिणाम में हार जीत तो चुनाव के नतीजों में अपेक्षित रहता है,
लेकिन हाँ, इतना आपको मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम लोग पंजाब में भी सरकार बनाएंगे, क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि पंजाब और पंजाब की जनता भी इच्छुक है, न सिर्फ विकास की इच्छुक है, साथ ही एक ऐसे राजनीतिक दल की जो पंजाब के हर समुदाय को संग लेके आगे बढ़ेगा, जो अलगाववाद की राजनीति नहीं करेगा। बस एक अंतिम सवाल मेरा आपसे, क्योंकि इन तमाम खुशी की खबरों के बीच में एक थोड़ी सी चौंकाने वाली खबर उत्तराखंड से भी आई, जहां पर पुष्कर सिंह धामी जो हैं अपनी सीट से ही वो पीछे हो गए। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल उत्तराखंड की जनता के भी मन में चल रहा है कि 5 साल आपकी पहले सरकार रही, 3 मुख्यमंत्री बदले गए, अब इस बार धामी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, वो ही अपनी सीट से पीछे हो गए, तो अब नेतृत्व किसके हाथ में होगा? मैं इतना ही कहना चाहूँगी, परिणाम पूर्णतः अभी तक मीनाक्षी जी आया नहीं है, इसलिए पूरे परिणाम के आने से पहले ही कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन मैं उत्तराखंड के संगठन के कार्यकर्ताओं को अभिनंदन देती हूँ कि वो पुनः सरकार भारतीय जनता पार्टी की बना रहे हैं। जो बहुत-बहुत आप धन्यवाद। सबने परिचर्चाओं में कहा था संभव नहीं है, उस असंभव को संभव करके दिखाया भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, इसलिए कार्यकर्ताओं को बहुत अभिनंदन और जनता को आभार। इसमें कोई दो राय नहीं स्मृति जी कि 50-50 का इलेक्शन उत्तराखंड का देखा जा रहा था, लेकिन कब ये 70-30 से भी आगे बढ़ गया, ये देखते ही देखते नतीजों में तब्दील हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए। एक बार फिर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।